नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में। आज 25 सितंबर 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज के समाचारों की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है उसका टाइटल है मोदी बिडेन टॉक ऑफ अ न्यू फेज इन रिलेशन। चलिए इसे पढ़ते हैं। मोदी बिडेन ने संबंधों में नए चरण की बात की। ओवल कार्यालय में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारत अमेरिका संबंधों के वादे पर टिप्पणियों के साथ अपनी द्विपक्षीय वार्ता शुरू की। इन क्षेत्रों पर वे काम करेंगे जैसे कि कोविड-19 और जलवायु और का महत्व प्रवासी। उनकी शुरुआती टिप्पणियों में चुटकुले और मजाक की भरमार, साथ ही आगे की चर्चाओं की एक गंभीर रूपरेखा भी थी। दोनों नेताओं ने सुझाव दिया कि देश अपने संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर। श्री मोदी ने आगे एक परिवर्तनकारी दशक की बात और श्री बिडेन ने संबंधों में एक नए अध्याय के बारे में बात की। श्री मोदी ने कहा कि श्री बिडेन के नेतृत्व में भारत अमेरिका संबंधों के विस्तार के लिए बीज बोए गए थे और ये एक परिवर्तनकारी चरण में प्रवेश कर रहे थे। इस संदर्भ में उन्होंने लोगों के बीच संबंधों के बढ़ते महत्व का उल्लेख किया और कहा कि भारतीय प्रतिभा इस रिश्ते में एक पूर्ण भागीदार होगी। श्री बिडेन, जिन्होंने सबसे पहले बात ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसमें कुछ सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी शुरुआत कोविड-19 से हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि जलवायु परिवर्तन और क्वाड पार्टनर्स हिंद प्रशांत में स्थिरता सुनिश्चित करना बातचीत के एजेंडे में होगा। यह कहते हुए कि अमेरिका भारत संबंध दुनिया की चुनौतियों का एक भयानक हल करने में मदद कर सकते हैं। श्री बिडेन ने कहा कि उन्होंने 2006 में उस आशा की बात की थी जब उन्होंने कहा था कि 2020 में भारत और अमेरिका दो में से होंगे जो कि दुनिया के सबसे करीबी देश होंगे। श्री बिडेन ने कहा कि मुझे लगता है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतंत्रों में से दो, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंध मजबूत, करीब और सख्त होना तय है और मुझे लगता है इससे पूरी दुनिया को फायदा हो सकता है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होता है। अगली न्यूज का टाइटल है HC रिमार्क ऑन EWS कोटा सेट असाइड। EWS कोटा पर SC की टिप्पणी खारिज। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि AQ में कोटा के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र से आगे निकलकर काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय की उस टिप्पणी को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट मंजूरी के लिए बिना अखिल भारतीय कोटा AIQ मेडिकल सीटों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए 10% आरक्षण प्रदान नहीं करना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने अगस्त में यह टिप्पणी द्रमुक द्वारा दायर अदालत की अवमानना के एक मामले को बंद करते हुए की थी। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति BV नागरत्ना के साथ एक पीठ साझा करते हुए कहा, इस अवलोकन को अलग रखा जाना चाहिए क्योंकि इसका अवमानना याचिका से कोई लेना देना नहीं है। अवमानना का फैसला करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अवलोकन आवश्यक था। हालांकि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने यह स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को केवल इसलिए खारिज किया जा रहा था क्योंकि वे अवमानना याचिका से निपटने के दौरान तय किए गए थे और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर भटक गए थे। शीर्ष अदालत ने EWS कोटा मुद्दे की खूबियों के बारे में कोई टिप्पणी करने से परहेज किया। इसके बजाय अदालत ने 7 अक्टूबर के लिए OBC के लिए 27% आरक्षण और नीट AIQ सीटों में EWS के लिए 10% की केंद्र की 29 जुलाई की अधिसूचना को संपूर्णता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच की विस्तृत सुनवाई निर्धारित की। उच्च न्यायालय ने AIQ के तहत केंद्रीय मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए OBC उम्मीदवारों को 27% आरक्षण प्रदान करने वाली केंद्र सरकार की 29 जुलाई की अधिसूचना को मंजूरी दी थी। हालांकि इसने कहा कि EWS के लिए ऊर्ध्वाधर आरक्षण के माध्यम से 10% और शामिल करना तब तक अनुमेय होगा जब तक कि शीर्ष अदालत ने इसे मंजूरी नहीं दी। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है इन ब्रीफ। चलिए इसे पढ़ते हैं। संक्षेप में, IIT बॉम्बे से BTech होल्डर
सिविल सेवा परीक्षा में अव्वल। संघ लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को नतीजे घोषित किए। सिविल सेवा परीक्षा 2020 में आईआईटी बॉम्बे के बीटेक स्नातक शुभम कुमार ने सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त होती है। अगली न्यूज़ का टाइटल है 20 स्टूडेंट्स कोच्ड एट JMI क्लियर यूपीएससी एग्जाम। चलिए इसे पढ़ते हैं। जामिया के 20 छात्रों ने यूपीएससी की परीक्षा पास की। जामिया मिलिया इस्लामिया आवासीय कोचिंग अकादमी JMI RCA में प्रशिक्षित 20 छात्रों ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 2020 की सिविल सेवा परीक्षा पास की है। नतीजे शुक्रवार को घोषित किए गए। यूपीएससी द्वारा विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के लिए कुल 761 उम्मीदवारों की सिफारिश गई है। जामिया ने कहा कि RCA से 15 छात्रों का चयन किया गया है, जो विश्वविद्यालय के कोचिंग एंड करियर प्लानिंग केंद्र द्वारा संचालित है, जो जनवरी 2021 में परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। उसके बाद अगस्त और सितंबर 2021 में व्यक्तिगत परीक्षण किया गया। 5 अन्य छात्र जिन्हें केवल RCA में व्यक्तित्व परीक्षण के लिए कोचिंग और मार्गदर्शन किया गया था, का भी चयन किया गया है। RCA से चुने गए छात्रों में से फैजान अहमद ने 58वीं रैंक हासिल की। शाहिद अहमद, शहंशाह KS और श्रेया सिंघल ने क्रमशः 129, 142 और 176वीं रैंक हासिल। संस्थान द्वारा व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रशिक्षित उम्मीदवारों में राधिका गुप्ता ने 18वीं रैंक हासिल। द हिंदू से बात करते हुए श्री अहमद, जो 2018 में कोटा राजस्थान से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू करने के लिए दिल्ली आए, ने कहा, जामिया में RCA ने मुझे मेरी तैयारी करने के लिए सबसे अच्छा वातावरण दिया, क्योंकि यह न केवल वातावरण प्रदान करता था, बल्कि मुझे सुविधाओं और मार्गदर्शन के लिए मुझे समान विचारधारा वाले लोगों से भी मिलवाया, जो अपनी तैयारी और प्रयासों के विभिन्न चरणों में थे। यह निश्चित रूप से सफलता सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छा समग्र वातावरण है। JMI RCA को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और अल्पसंख्यक श्रेणियों के छात्रों को मुफ्त कोचिंग और आवासीय सुविधाएं प्रदान करता है। कोचिंग के लिए छात्रों का चयन अखिल भारतीय लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार के आधार पर किया जाता है। अगले बैच के लिए प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय ने कहा कि 30 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी और ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। उसका टाइटल है केजरीवाल इनिशिएट्स प्रोसेस टू मेक बायो डीकम्पोजर। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। केजरीवाल ने बायो डीकम्पोजर बनाने की प्रक्रिया शुरू की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली में खरखरी नाहर गांव में पूसा संस्थान के सहयोग से बनाए गए बायो डीकम्पोजर सोल्यूशन बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत की। श्री केजरीवाल ने सभी राज्यों से अपील की कि वे पराली को गलाने में अपने किसानों की मदद करें और दिल्ली सरकार की तरह ही कृषि भूमि में बायो डीकम्पोजर के छिड़काव का पूरा खर्च वहन करें। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में अपने खेतों में घोल के छिड़काव के लिए आवेदन करने वाले किसानों की संख्या पिछले साल की तुलना में लगभग 3 गुना बढ़ गई थी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने इस बार 4000 एकड़ से अधिक भूमि पर इसका छिड़काव करने की योजना बनाई है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगला टाइटल है मुखर्जी इज ABC चीफ। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। मुखर्जी ABC प्रमुख हैं। ABC के एक बयान में शुक्रवार को कहा गया कि यूनाइटेड ब्रेवरीज के मुख्य विपणन अधिकारी देवव्रत मुखर्जी को 2021-2022 के लिए सर्वसम्मति से ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC का अध्यक्ष चुना गया। परिषद के एक प्रकाशक सदस्य सकल पेपर्स के प्रताप जी पवार को सर्वसम्मति से वर्ष के लिए उपाध्यक्ष चुना गया था। श्री मुखर्जी के अलावा ITC के करुणेश बजाज, TVS मोटर कंपनी के अनिरुद्ध हलदर और मारुति सुजुकी इंडिया के शशांक श्रीवास्तव परिषद में विज्ञापन दाताओं के प्रतिनिधि हैं। मलयाला मनोरमा के रियाद मैथ्यू, लोकमत मीडिया के देवेंद्र V दरडा, बॉम्बे समाचार के होर्मसजी M कामा, जागरण प्रकाशन के शैलेश गुप्ता, HT मीडिया के परवीन सोमेश्वर बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी के मोहित जैन और ABP के ध्रुवा मुखर्जी थे। तो इसी के साथ न्यूज समाप्त होती। अगली न्यूज का टाइटल है मोदी कमला
हैरिस होल्ड बायलैटरल टॉक। चलिए इसे पढ़ते हैं। मोदी कमला हैरिस ने द्विपक्षीय वार्ता की। पीएम का कहना है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कई लोगों के लिए प्रेरणा का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने 150वीं आइजनहावर कार्यकारी कार्यालय भवन में पूर्व प्राप्त करने के बाद गुरुवार दोपहर द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति का औपचारिक कार्यालय है। बैठक शीर्ष पर टिप्पणियों के साथ शुरू हुई। कमरे में कुछ प्रेस के साथ सभी यात्रा करने वाले भारतीय प्रेस मौजूद नहीं थे। अधिकारियों ने कहा कि केवल राज्य द्वारा संचालित मीडिया और कम से कम एक निजी समाचार एजेंसी को भारतीय पक्ष में भाग लेने की अनुमति है। अंतिम समय में हिंदू पहुंच प्राप्त करने में सक्षम था। सुश्री हैरिस ने पहले बात की और श्री मोदी ने बाद में, अंग्रेजी और हिंदी के बीच अनुवाद करने वाले दुभाषियों के साथ। श्री मोदी ने इस साल की शुरुआत में एक फोन कॉल में सुश्री हैरिस के संदेश की गर्मजोशी के बारे में बात की। जब भारत अपनी दूसरी महामारी की लहर का सामना कर रहा था, महामहिम कुछ महीने पहले हमें एक दूसरे से फोन पर बात करने का अवसर मिला था। उस समय हमारी विस्तृत चर्चा हुई थी और जिस तरह से आपने मुझसे इतनी गर्मजोशी और इतनी सहजता से बात की, वह मुझे हमेशा याद रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सुश्री हैरिस को सच्चा दोस्त कहते हुए और अमेरिकी सरकार और उसके निजी क्षेत्र और भारतीय प्रवासियों की मदद को स्वीकार करते हुए, भारत और अमेरिका क्रमशः सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्र होने के नाते स्वाभाविक सहयोगी थे और समान मूल्यों और भू राजनीतिक हितों को साझा करते थे। उन्होंने कहा कि आपूर्ति श्रृंखला, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष को मजबूत करना दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है और जहां सहयोग महत्वपूर्ण है, ऐसा उन्होंने कहा। श्री मोदी ने सुश्री हैरिस के चुनाव को एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक और विश्व स्तर पर कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया। सुश्री हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति, अफ्रीकी अमेरिकी और भारतीय मूल की हैं। श्री मोदी इस भारत संबंध का उल्लेख करते हुए दिखाई दिए और सुश्री हैरिस को देश आने के लिए आमंत्रित किया। महामहिम आपकी जीत की इस यात्रा को जारी रखते हुए भारतीय भी चाहते हैं कि आप इसे भारत में जारी रखें और इसलिए वे आपका स्वागत करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूं। उन्होंने ऐसा कहा और इसके साथ ही सुश्री ने इस बात पर सुश्री हैरिस ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अमेरिका का एक बहुत महत्वपूर्ण भागीदार है। दोनों देश दुनिया को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए खड़े। भारत महामारी की शुरुआत में अन्य देशों के टीकों का एक स्रोत था और भारत के टीकाकरण प्रयासों का समर्थन करने के लिए अमेरिका को गर्व था। भारत में टीकाकरण की दैनिक दर की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत का समर्थन करने और अपने लोगों को टीकाकरण करने की आवश्यकता और जिम्मेदारी पर बहुत गर्व है और मैं भारत घोषणा का स्वागत करती हूँ। हमें वैक्सीन निर्यात फिर से शुरू करने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत और अमेरिका जलवायु परिवर्तन पर एक साथ काम कर रहे हैं। दोनों देशों की सरकारों द्वारा समर्थित गहरा प्रभाव हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के अपने अपने देशों में लोकतंत्र को मजबूत करना, लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संस्थानों की रक्षा करना अनिवार्य था। अगली न्यूज का टाइटल है टॉपर्स शेयर टेल्स ऑफ ओवरकमिंग सेटबैक्स। चलिए इसे बढ़ते हैं। टॉपर्स ने असफलताओं पर काबू पाने की दास्तान साझा की। सिविल सेवा परीक्षा CSE 2020 के टॉपर्स, जिनके परिणाम शुक्रवार को घोषित किए गए, को न केवल अनिश्चितता का सामना करना पड़ा जब कोविड-19 के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई थी, कुछ ने बीमारी का अनुबंध भी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वे मजबूत हुए दूसरे पक्ष के साथ दृढ़ संकल्पना, योजना और सकारात्मकता के साथ हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC की सूची में प्रथम स्थान हासिल करने वाले शुभम कुमार ने कहा कि उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में प्रदर्शन का प्रबंधन किया क्योंकि उनके पास अखबार तैयार करने और पढ़ने के लिए अधिक समय था। परीक्षा की तैयारी के दौरान वह पुणे में भारतीय रक्षा लेखा सेवा
अधिकारी के रूप में प्रशिक्षण ले रहे थे। मैं यूपीएससी के उन उम्मीदवारों को बताना चाहता हूं जो बुरे समय से गुजर रहे हैं कि सभी टॉपर्स बुरे समय से गुजरते हैं। आपको आश्वस्त होना होगा, हर चीज के लिए एक सही योजना होती है। आप अपनी योजना का 100% हासिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए काम करें और आप 75% या 80% हासिल करने में सक्षम हो सकते हैं। उन्होंने ऐसा कहा। बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले 24 वर्षीय ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल होना और अपने गृह राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के लिए काम करना होगा। तीसरा स्थान हासिल करने वाली अंकिता जैन के लिए यह उनका चौथा प्रयास था। कोविड से जूझना। मेंस से 1 महीने पहले मुझे कोविड पॉजिटिव घोषित किया गया, लेकिन मैंने अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया और फिर जो भी समय बचा मैंने परीक्षा की तैयारी की। मुझे अपने परिवार का भरपूर समर्थन मिला। उन्होंने ऐसा कहा। 15वीं रैंक हासिल करने वाली रिया डॉबी IAS अधिकारी टीना डॉबी की छोटी बहन है, जो 2015 में यूपीएससी टॉपर थी और परीक्षा में टॉप करने वाली पहली अनुसूचित जाति की उम्मीदवार हैं। सुश्री रिया डॉबी, जिन्होंने 2019 में लेडी श्रीराम कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में BA पूरा किया, ने कहा कि उनकी बहन द्वारा उनकी सफलता के लिए सुर्खियों में आने के बाद उन पर एक अच्छी रैंक हासिल करने का बहुत दबाव था, लेकिन उनके माता पिता उम्मीदों को कम करने में मदद की और उसे सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ शॉट देने के लिए कहा। अपने पहले प्रयास में यूपीएससी 10वीं रैंक हासिल करने वाले सत्यम गांधी ने 2020 में दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने कहा कि वह बिहार के दिघरा गांव से हैं। मैंने अपने स्नातक के अंतिम वर्ष में परीक्षा की तैयारी के लिए लगातार 10 से 12 घंटे काम किया, लेकिन मैं दिल्ली विश्वविद्यालय को विभिन्न विचारों को उजागर करने और मुझे अतिरिक्त पाठ्यचर्या गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच देने का श्रेय देता हूँ, जिससे मेरे क्षेत्र का विस्तार हुआ। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त होती है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको देशों दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें मिलती हैं, वो भी फटाफट अंदाज में। तो चलिए अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ का टाइटल है इंडिया रिजेक्ट्स चाइनाज एक्यूजेशंस ऑन क्लैश। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। भारत ने झड़प पर चीन के आरोपों को खारिज किया। भारत ने शुक्रवार को कहा कि उसने चीन के विदेश मंत्रालय द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पार अतिचार के लिए दोषी ठहराए जाने और पिछले साल गलवान घाटी में झड़प का कारण बनने वाली टिप्पणियों को खारिज कर दिया। यह चीन का उकसाने वाला व्यवहार था, जिसके कारण दशकों में सीमा पर सबसे खराब हिंसा हुई। पिछले साल के LAC संकट के मद्देनजर नए सीमा प्रबंधन प्रोटोकॉल की आवश्यकता थी या नहीं, इस सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने शुक्रवार को तनाव को भड़काने के लिए भारत को दोषी ठहराया। वर्षों से LAC के साथ शांति बनाए रखने पर चीन और भारत द्वारा हस्ताक्षरित संधियों और समझौतों की एक श्रृंखला ने चीन भारत सीमा की स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले साल गलवान घाटी की घटना पहले से हस्तांतरित संधियों और समझौतों के उल्लंघन में चीनी क्षेत्र पर अतिक्रमण करने के लिए भारत पक्ष द्वारा LAC के साथ अवैध अत्याचार के कारण हुई थी। हमें उम्मीद है कि भारतीय पक्ष दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षर
स्वाक्षरित प्रासंगिक संधियों और समझौतों का सख्ती से पालन करेंगे, ऐसा प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा। गलवान घाटी संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक और कम से कम 4 चीनी सैनिक मारे गए। विदेश मंत्रालय MEA ने यह कहते हुए टिप्पणी को खारिज कर दिया कि यह ऐसे बयानों को अस्वीकार करता है। विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, पूर्वी लद्दाख में LAC के साथ पिछले साल के घटनाक्रम के संबंध में हमारी स्थिति स्पष्ट और सुसंगत रही है। यह हमारे सभी द्विपक्षीय समझौतों के उल्लंघन में चीनी पक्ष के उत्तेजक व्यवहार और यथास्थिति को बदलने का एक तरफा प्रयास था, जिसके परिणाम स्वरूप शांति में गंभीर गड़बड़ी हुई। इसका असर द्विपक्षीय संबंधों पर भी पड़ा है, जबकि भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सीमा पर अशांत स्थिति के बीच व्यापार और अन्य क्षेत्रों में संबंध सामान्य रूप से जारी नहीं रह सकते हैं। भारत में चीन के दूत सुन वेईदांग ने शुक्रवार को एक वर्चुअल ट्रैक संवाद में दी गई टिप्पणी में और चीन दूतावास द्वारा प्रकाशित में कहा। नई दिल्ली में शुक्रवार को अपनी वेबसाइट पर एक अलग दृष्टिकोण की पेशकश करते हुए कहा कि दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों में सीमा मुद्दे को उचित स्थिति में रखना चाहिए और बातचीत और परामर्श के माध्यम से एक निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान की तलाश करनी चाहिए। उन्होंने कहा, हमें समग्र रूप से भाग लेने से बचना चाहिए या पेड़ों के लिए जंगल की दृष्टि से बचना चाहिए। उदाहरण के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और अमन महत्वपूर्ण है, लेकिन यह द्विपक्षीय संबंधों की पूरी कहानी नहीं है। भारतीय अधिकारियों ने इस दृष्टिकोण को खारिज कर दिया, यह इंगित करते हुए कि चीन ने भी उदाहरण के लिए हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका से कहा था कि वह जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर सहयोग नहीं कर सकता है, जबकि संबंधों के अन्य क्षेत्रों में टकराव बना हुआ है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है मिजोरम फियर्स फ्रेश इन्फ्लक्स फ्रॉम म्यांमार। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। मिजोरम को म्यांमार ताजा बाढ़ की आशंका। भारत के साथ सीमा के पास के क्षेत्रों में म्यांमार की सेना द्वारा किए गए एक ताजा हमले से और अधिक लोगों के मिजोरम में प्रवेश करने का डर पैदा हो गया है। पूर्वोत्तर राज्य के अधिकारियों ने कहा कि फरवरी के बाद से म्यांमार के 11,500 से अधिक नागरिकों ने शरण ली है, जब देश की सेना ने तख्ता पलट किया था। कुछ शरणार्थी म्यांमार की स्थिति के आधार पर आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन सशस्त्र बलों द्वारा हाल के हवाई हमलों ने पिछले कुछ दिनों में एक तरफा यातायात बना दिया है। खुफिया अधिकारियों के अनुसार चीन लैंड डिफेंस फोर्स और चीन नेशनल आर्मी द्वारा एक संयुक्त अभियान में मिजोरम सीमा के पास म्यांमार सेना के शिविर पर कब्जा कर और 12 सैनिकों को हिरासत लेने के बाद हिंसा बढ़ गई। सेना ने जवाबी कार्रवाई सीमावर्ती इलाकों पर हेलीकॉप्टरों और लड़ाकू विमानों से हमला किया। म्यांमार के चीन मिजोरम के जो से संबंधित मिलिशिया ने स्वतंत्र समर्थक ताकतों, विशेष रूप से राष्ट्रीय एकता सरकार, म्यांमार की वासित सरकार का हम सशस्त्र के कारण म्यांमार के नागरिकों की आमद कर हमारे राज्य पहले से ही 11,500 शरणार्थी सप्ताह लाल संघा और मिजोरम वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली में अजय कुमार और अन्य सरकारी अधिकारी अवगत कराया और मानवीय आधार पर शरणार्थियों के लिए सहायता मांग के साथ समाप्त। अगली न्यूज का टाइटल है MOD स्ट्राइक्स 22,000 करोड़ डील विद एयरबस। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 22,000 करोड़ का सौदा किया एयरबेस के साथ। रक्षा मंत्रालय MOD ने शुक्रवार को एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस ऐसे स्पेन के साथ 56 C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए अनुमानित 22,000 करोड़ के सौदे पर हस्ताक्षर किए, जो कि 1960 के दशक में खरीदे गए भारतीय वायुसेना के पुराने 56 एवरो विमान को बदलने के लिए था। यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें निजी क्षेत्र द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तहत भारत में एक सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। पहली बार एक भारतीय निजी कंपनी पूरी तरह से भारत में एक विमान का निर्माण करेगी। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड TASL एयरबेस के साथ साझेदारी में
सचमुच कच्चे एल्यूमीनियम सिल्लियों को एक छोर पर ले जाएगा और दूसरे छोर पर एक फ्लाईवे विमान में परिवर्तित कर देगा। सुकरण सिंह, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी TASL ने एक छोटे पत्रकारों के समूह में बताया कि यह निश्चित रूप से बड़े विशेषाधिकार की बात है कि टाटा ने अब नमक और सॉफ्टवेयर से लेकर कारों तक अब विमान बनाने के लिए खुद को बढ़ा दिया है। टाटा समूह को कार्यक्रम के लिए एयरबस के साथ साझेदारी करने का फैसला किए 11 साल हो चुके हैं। यह अंतिम परियोजनाओं में से एक था जिसे टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा ने एक साथ रखने में मदद की, श्री सिंह ने बताया। हालांकि TASL ने अभी तक विनिर्माण सुविधा के स्थान पर निर्णय नहीं लिया था। टाटा और एयरबस ने मिलकर 100 से अधिक स्थानों को बहुत बारीकी से देखा और कई कारक जैसे हवाई पट्टी की लंबाई, बुनियादी ढांचे की उपलब्धता आदि के लिए मूल्यांकन किया। उन्होंने कहा कि अभी अंतिम फैसला लिया जाना बाकी है। 56 विमानों में से 16 विमान 48 महीनों के भीतर स्पेन से उड़ान भरने की स्थिति में वितरित किए जाएंगे और शेष भारत में टाटा समूह द्वारा अनुबंध की तारीख से 10 वर्षों के भीतर निर्मित किए जाएंगे। एयरबस इंडिया के अध्यक्ष रेमी माइलार्ड ने कहा कि पहला विमान 2 साल में भारतीय वायुसेना को दिया जाएगा। 5 से 10 टन क्षमता वाले C295 का उपयोग 71 सैनिकों या 15 पैराट्रूपर्स तक के सामरिक परिवहन के लिए किया जाता है और लॉजिस्टिक संचालन के लिए वर्तमान भारी विमानों के लिए सुलभ नहीं है। इसमें छोटी या बिना तैयार हवाई पट्टियों से संचालन की सिद्ध क्षमता भी है। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त होती है। अगली न्यूज़ का टाइटल है ICMR स्टॉप्स यूज ऑफ आइवरमेक्टिन SCQ फॉर COVID-19 ट्रीटमेंट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। ICMR ने COVID-19 उपचार के लिए आइवरमेक्टिन SCQ का उपयोग बंद किया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नेतृत्व वाली COVID-19 नेशनल टास्क फोर्स ने आइवरमेक्टिन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन यानी कि HCQ दवाओं के उपयोग को संशोधित वयस्क COVID-19 रोगियों के प्रबंधन के लिए नैदानिक मार्गदर्शन से हटा दिया है। संशोधित दिशा निर्देश विशिष्ट परिस्थितियों में दवाओं रेमडेसिविर और टोसिलीजुमैब के उपयोग का भी सुझाव देते हैं। मास्क पहनने, दूरी बनाए रखने और हाथ की स्वच्छता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि रोग सूचक रोगी एंटीपिरेटिक और मल्टीविटामिन ले सकते हैं और अगर उन्हें सांस लेने में कठिनाई या उच्च श्रेणी के बुखार या गंभीर खांसी का अनुभव होता है तो वे तत्काल चिकित्सा की तलाश कर सकते हैं, खासकर यदि यह अधिक समय तक रहता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR COVID-19 के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स और संयुक्त निगरानी समूह ने 20 अगस्त को एक बैठक के बाद सिफारिश की। पिछला नैदानिक मार्गदर्शन मई को जारी किया गया था। HCQ को दिशा निर्देश से हटाने के लिए विचार किया जा सकता है, केवल नैदानिक परीक्षण सेटिंग में सावधानी के साथ उपयोग करने की सिफारिश के साथ, क्योंकि गंभीर मामलों और कम खुराक में संभावित लाभ के बारे में कुछ वास्तविक अनिश्चितता है। कई अध्ययनों में मृत्यु दर में वृद्धि और HCQ के कम मृत्यु दर लाभ को दिखाया गया है। कोविड प्रबंधन के लिए संशोधित दिशा निर्देशों में ऐसा कहा गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि HCQ को छोड़ने के पीछे के कारणों में कोई मृत्यु लाभ भी शामिल नहीं है। एजिथ्रोमाइसिन के साथ सह प्रशासित होने पर प्रतिकूल दवा प्रभाव AD का खतरा बढ़ जाता है। इस बीच आगाह करते हुए आगामी त्योहारी सीजन एक महत्वपूर्ण अवधि है। एम्स दिल्ली के निदेशक
डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि अगले 6 से 8 सप्ताह महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं और लोगों को सभी कोविड उपयुक्त नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए समुदाय को एक साथ आना होगा और टीकाकरण को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना होगा। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होता है। अगली न्यूज का टाइटल है सेंटर नोटिफाइज डिवाइस पार्क्स स्कीम। तो चलिए इसे पढ़ें। केंद्र ने चिकित्सा उपकरण पार्क योजना को अधिसूचित किया। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 400 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय पर चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देने की योजना को अधिसूचित किया। इस योजना का उद्देश्य परीक्षण और बुनियादी सुविधाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना है। फार्मास्यूटिकल विभाग ने एक बयान में कहा कि उम्मीद है कि इससे चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन की लागत में कमी आएगी, जिससे वे घरेलू खपत के लिए अधिक किफायती हो जाएंगे। चयनित चिकित्सा उपकरण पार्क के लिए वित्तीय सहायता पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए सामान्य बुनियादी सुविधाओं की परियोजना लागत का 90% होगा, बाकी के लिए यह 17% होगा। हालांकि इस तरह के एक पार्क के लिए योजना के तहत अधिकतम सहायता 100 करोड़ रुपए होगी। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है HC रिजर्व्स ऑर्डर ऑन बाईपोल प्लिया। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। हाई कोर्ट ने उपचुनाव याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भवानीपुर में 30 सितंबर के उपचुनाव से संबंधित एक जनहित याचिका PIL पर आदेश सुरक्षित रख लिया, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। एक अन्य विकास में कोलकाता पुलिस ने भाजपा के भवानीपुर उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल, बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो और अर्जुन सिंह और अन्य के खिलाफ अवैध रूप से इकट्ठा होने और दंगा करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है वुमेन कैन नाउ अप्लाई फॉर NDA एग्जाम। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। महिलाएं अब NDA परीक्षा के लिए आवेदन कर सकती हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने अविवाहित महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA और नौसेना अकादमी परीक्षा के लिए आवेदन करने की अनुमति दी है। यह कदम पिछले महीने से इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया है। बयान में कहा गया है कि UPSC ने इस परीक्षा के लिए upsconline.nic.in पर आवेदन खोलने का फैसला किया है, ताकि केवल अविवाहित महिला उम्मीदवारों को सक्षम बनाया जा सके। इसमें कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय से प्राप्त होने के बाद रिक्तियों की संख्या अधिसूचित की जाएगी। बयान में कहा गया है कि आवेदन विंडो 24 सितंबर से 8 अक्टूबर शाम 6 बजे तक खुली रहेगी। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त होती है। अगली न्यूज़ का टाइटल है गवर्नमेंट रिलीजेस ड्रोन इंटरैक्टिव एयर स्पेस मैप। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सरकार ड्रोन इंटरैक्टिव एयर स्पेस मैप जारी करती है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुक्रवार को एक इंटरैक्टिव ड्रोन हवाई क्षेत्र का नक्शा जारी किया। नक्शा digitalsky.dgca.gov.in पर उपलब्ध है। नक्शा लाल और पीले क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है और ड्रोन संचालित करने की योजना बनाने वाले किसी भी व्यक्ति को क्षेत्र की सीमाओं में किसी भी बदलाव के लिए नवीनतम हवाई क्षेत्र के नक्शे की जांच करनी चाहिए। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त होती है।
अगली न्यूज का टाइटल है क्वाड विल फाइंड नो सपोर्ट देश चाइना। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। चीन का कहना है कि क्वाड को कोई समर्थन नहीं मिलेगा। चीन ने शुक्रवार को वॉशिंगटन में 4 देशों के पहले इन पर्सन लीडर समिट से पहले भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान क्वाड ग्रुपिंग की अपनी लगातार निंदा दोहराते हुए कहा कि समूह को कोई समर्थन नहीं मिलेगा। चीन हमेशा मानता है कि किसी भी क्षेत्रीय सहयोग तंत्र को किसी तीसरे पक्ष के हितों को लक्षित या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अन्य देशों को लक्षित करने वाला एक बंद अनन्य गुट समय की प्रवृत्ति और क्षेत्रीय देशों की आकांक्षाओं के विपरीत चलता है। इसे कोई समर्थन नहीं मिलेगा और विफल होने के लिए बर्बाद है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने बीजिंग में कहा, प्रासंगिक देशों को चीन के विकास को सही रोशनी में देखने और क्षेत्रों में देशों के बीच एकजुटता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और अधिक आह्वान करने का आश्वासन दिया। भारत में चीन के राजदूत तन वेइदांग ने भी गुरुवार को आयोजित एक वर्चुअल ट्रैक संवाद में की गई टिप्पणी में क्वाड को निशाने पर लिया और शुक्रवार को नई दिल्ली में चीनी दूतावास की वेबसाइट पर प्रकाशित किया। श्री सन ने कहा कि वर्तमान में कुछ देश अपने वैचारिक पूर्वाग्रह और शीत युद्ध की मानसिकता के साथ तीसरे पक्ष को रोकने के उद्देश्य से बंद और अनन्य छोटे गुटों की शक्ति से तलाश करते हैं। इसके साथ ही टकराव और भू राजनीति खेल को बढ़ावा देते हैं। स्पष्ट रूप से अमेरिका के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों पर भारत के लिए एक चेतावनी के रूप में सेवा करने के उद्देश्य से टिप्पणी में उन्होंने कहा कि एक बार किसी और के जहाज पर चढ़ने के बाद कोई भी जहाज को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होता है सिवाय उसके चालक के। 20 साल पहले जब अमेरिका ने अफगान युद्ध शुरू किया तो कई देश उसके रथ पर सवार हुए। 20 साल बाद इन देशों को क्या लाभ हुआ? हमें न केवल शब्दों में बल्कि अधिक महत्वपूर्ण रूप से कार्यों में सच्ची रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा, दोनों पक्षों को आपसी विश्वास में व्यवधानों को दूर करना चाहिए, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से बचना चाहिए या किसी भी गठबंधन या अर्ध गठबंधन में शामिल होने से बचना चाहिए और तीसरे पक्ष द्वारा अलग अलग होने से भी बचना चाहिए। साथ अगली न्यूज का टाइटल है यूएस हाउस अप्रूव्स $1 बिलियन टू रीसप्लाई आयरन डोम। चलिए इसे पढ़ते हैं। यूएस हाउस ने आयरन डोम को फिर से आपूर्ति करने के लिए $1 बिलियन की मंजूरी दी। अमेरिकी सांसदों ने गुरुवार को इजरायल के आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली को फिर से लागू करने के लिए $1 बिलियन का ग्रीन लाइट किया, क्योंकि डेमोक्रेट्स के बाएं फ्लैंक से विद्रोह के बाद एक अलग विधेयक से धन को विवादास्पद रूप से छीन लिया गया था। मूल रूप से एक आसन्न सरकारी शटडाउन और संभावित अक्टूबर ऋण संकट को संबोधित करने वाले कानून में इन पैसों को शामिल किया गया था, लेकिन डेमोक्रेटिक नियंत्रित हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में प्रगतिवादियों के एक समूह ने कहा कि वे अब सोचेंगे कि जब तक कि आयरन डोम फंडिंग को सही से नहीं किया जाता है तब तक वो इस बारे में आगे कुछ भी नहीं करेंगे। नगद हस्तांतरण अंततः सदन से एक आरामदायक 420 के अनुपात में मात्र 9 वोट पर आगे बढ़ा। हाउस डेमोक्रेट्स की नेता नैन्सी पेलोसी ने चैम्बर के फर्श पर एक भाषण में कहा कि इस विधेयक का पारित होना कांग्रेस में इजरायल की सुरक्षा के लिए महान एकता को दर्शाता है। पेलोसी ने कहा कि इजरायल की सहायता महत्वपूर्ण है क्योंकि इजरायल की सुरक्षा अमेरिकी सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। आयरन डोम ने हमास के आतंकवादियों द्वारा शुरू किए गए हजारों छोटी दूरी के रॉकेट और गोले को नष्ट कर दिया है। इस प्रणाली को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समर्थित किया गया है क्योंकि इसे एक दशक पहले $1.6 अरब में लॉन्च किया गया था। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त होती है। अगली न्यूज़ का टाइटल है इकोनॉमी ऑन सस्टेन्ड रिवाइवल पाथ FM। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार अर्थव्यवस्था
निरंतर पुनरुद्धार पथ पर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पुनरुत्थान के निरंतर रास्ते पर है और उन्होंने अपने दावे का समर्थन करने के लिए जीएसटी संग्रह और प्रत्यक्ष करों में वृद्धि का हवाला दिया। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय शेयर बाजार में विश्वास बढ़ रहा था क्योंकि खुदरा और छोटे निवेशक बाजार में पैसा लगा रहे थे। मैं बहुत स्पष्ट रूप से पुनरुद्धार के संकेत और पुनरुद्धार के अच्छे संकेत देख सकती हूँ, ऐसा सीतारमण ने मीडिया कर्मियों से कहा। के साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेरा राजस्व संग्रह वह नहीं होगा जहां वह अभी है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष करों में अर्धवार्षिक लक्ष्य पहले से ही हासिल कर लिया गया है और प्रतिमाह औसतन जीएसटी का संग्रह 1.1 लाख करोड़ रुपए और 1.12 लाख करोड़ रुपए सीमा में है। संभवतः यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि यह प्रतिमाह 1.15 लाख करोड़ की सीमा में होगा। ये छोटे संकेतक नहीं हैं, ये कुछ छिटपुट संकेतक नहीं हैं, वे स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि अर्थव्यवस्था पुनरुद्धार के निरंतर रास्ते पर है। उन्होंने कहा कि कंपनियों की लिस्टिंग प्रक्रिया और संबंधित नियमों में पारदर्शिता है। आज खुदरा और छोटा निवेशक शेयर बाजार में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं और उसमें निवेश कर रहे हैं। इससे पहले खुदरा निवेशक म्यूचुअल फंड के माध्यम से भाग ले रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब वे म्यूचुअल फंड के माध्यम से जा रहे हैं और सीधे भी जाते हैं और डीमैट खातों के माध्यम से भाग लेते हैं और यह सब पारदर्शी तरीके से हो रहा है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है कंज्यूमर ड्यूरेबल फर्म्स आई फेस्टिव सीजन फॉर सेल्स बूस्ट। चलिए इसे पढ़ते हैं। उपभोक्ता टिकाऊ कंपनियां बिक्री बढ़ाने के लिए त्योहारी सीजन पर नजर गड़ाए हुए हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल फर्मों को उम्मीद है कि बाजार पूरी तरह से खुले और सकारात्मक धारणा के साथ महामारी से उबरने के लिए बिक्री की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि यह क्षेत्र 20% की वृद्धि देख रहा है। संभावित तीसरी लहर कम आपूर्ति और मूल्य वृद्धि जैसी बाधाएं खेल खराब कर सकते। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन CEAMA के अध्यक्ष कमल नंदी ने कहा कि उपभोक्ता भावना सकारात्मक लगती है जो मांग में कमी है और सीजन के दौरान बिक्री को बढ़ावा देगी। इसके साथ ही उन्होंने कि टीकाकरण की गति बढ़ने से उपभोक्ताओं में उत्साह है। रोहित माथुर जो कि अध्यक्ष हैं उषा इंटरनेशनल के, उन्होंने कहा कि हम आशान्वित हैं कि सभी श्रेणियों में मांग की विशिष्ट उत्सव की वृद्धि होगी। शादियों का सीजन शुरू होने से बिक्री में भी मदद मिलेगी। LG इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉर्पोरेट प्लानिंग VP दीपक बंसल ने कहा, जहां तक मांग का सवाल है हम आशावादी हैं। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि कच्चे माल की लागत में वृद्धि जारी रहने से कीमतों में और वृद्धि की संभावना है। श्री माथुर ने कहा कि इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था इन पिछले कुछ महीनों में वास्तव में अच्छा कर रही है और इसने मांग को बढ़ा दिया है और इसलिए अधिक समान रूप से वितरित किया जाता है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है DOT 6 ट्राइज अहेड ऑफ 5G ऑक्शन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। DOT ने 5G नीलामी से पहले ट्राई के विचार मांगे। दूरसंचार विभाग ने कई बैंडों में रेडियो तरंगों से संबंधित मूल्य निर्धारण, मात्रा और अन्य तौर तरीकों पर अपनी सिफारिशों के लिए ट्राई से संपर्क किया है, क्योंकि यह आने वाले महीनों में 5G स्पेक्ट्रम नीलामी आयोजित करने के लिए आधार तैयार करता है। मार्च में आयोजित स्पेक्ट्रम नीलामी के अंतिम दौर में 855.6 मेगाहर्ट्ज के लिए 77,800 करोड़ रुपए से अधिक की बोली जीती थी। संपर्क करने पर ट्राई सचिव V रघुनंदन ने पुष्टि की है कि ट्राई को दूर संचार विभाग DOT से 5G स्पेक्ट्रम पर एक संदर्भ प्राप्त हुआ था, लेकिन विवरण देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नियामक वर्तमान में DOT द्वारा किए गए संदर्भ की जांच कर रहा है। संदर्भ कई बैंडों के संबंध में है और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई जरूरत पड़ने पर और जानकारी मांगेगा। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त। अगली न्यूज का टाइटल है ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स रिसीप्ट्स 17% हायर देन 2019-2020। चलिए इसे पढ़ते हैं। सकल प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां 2019-20 की तुलना में 17% अधिक। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए शुद्ध प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां 22 सितंबर तक 5.7 लाख रुपए को पार कर गई थी, जो एक साल पहले की तुलना में 74% और 2019-20 के पूर्व
कोविड स्तर से 27% अधिक है। 2019-20 की समान अवधि में सकल प्राप्तियां 17% बढ़ी। ICRA की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि सकल कर संग्रह में 17% की वृद्धि महामारी के घटते प्रभाव का उत्साहजनक संकेत थी और उम्मीद थी कि दूसरी छमाही में भी धीमी गति से वृद्धि जारी रहेगी। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है गवर्नमेंट बोरोस 58% डिस्पाइट टैक्स मॉप अप। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सरकार कर संग्रह के बावजूद 58% उधार लेती है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 5.7 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक आधार पर 74% अधिक प्रत्यक्ष कर एकत्र करने के बावजूद केंद्र ने इसी अवधि के दौरान 7.02 करोड़ रुपए की ऋण प्रतिभूतियों को बेचकर बजट राशि का 58% हिस्सा उधार लिया है। शुक्रवार को सरकारी प्रतिभूतियों की साप्ताहिक नीलामी में केंद्र ने 6.15% की औसत कीमत पर लंबी अवधि और अल्पकालिक ऋण में 31,000 करोड़ रुपए की निकासी की। इस वित्त वर्ष में अब तक कुल बाजार उधारी 7.02 लाख करोड़ है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 8% कम है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है RBI इश्यूज न्यू नॉर्म्स ऑन बैड लोन ट्रांसफर। चलिए इसे पढ़ते हैं। RBI ने बैड लोन ट्रांसफर पर नए नियम जारी किए। RBI ने उधारदाताओं द्वारा खराब ऋण और मानक संपत्ति के हस्तांतरण को नियंत्रित करने वाले मानदंडों में बड़े बदलाव किए हैं। शुक्रवार को केंद्रीय बैंक ने प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अलावा तरलता में सुधार के लिए ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण और मानक परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण पर मास्टर परिचय पत्र जारी किए। इसने उधारदाताओं के लिए इन दिशा निर्देशों के तहत ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण और अधिग्रहण के लिए एक व्यापक बोर्ड अनुमोदित नीति बनाना अनिवार्य कर दिया है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है फिनमिन नोटिफाइज RODTEP ड्यूटी क्रेडिट प्रोसेस। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। फिनमिन ने RODTEP शुल्क क्रेडिट प्रक्रिया को सूचित किया। वित्त मंत्रालय ने टैक्स रिफंड स्कीम रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्स ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट RODTEP के तहत निर्यात किए गए सामानों के लिए शुल्क क्रेडिट जारी करने की प्रक्रिया को अधिसूचित किया है। इस साल अगस्त में RODTEP योजना के तहत 8,555 उत्पादों की दरों की घोषणा की गई थी। राजस्व विभाग की एक अधिसूचना में कहा गया है कि योजना के तहत स्वीकृत होने वाले शुल्क क्रेडिट की गणना के लिए माल का मूल्य बोर्ड मूल्य पर घोषित निर्यात मूल्य या उस वस्तु के बाजार मूल्य का 1.5 गुना जो भी कम होगा वही होगा। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है शिल्पा आर्म टू मेक ज़ाइकोव-डी ड्रग सब्सटेंस। चलिए इसे पढ़ते हैं। ज़ाइकोव-डी ड्रग पदार्थ बनाने के लिए शिल्पा के साथ करार। कैडिला हेल्थकेयर ने कर्नाटक में बाद के एकीकृत बायोलॉजिक्स R&D कम मैन्युफैक्चरिंग सेंटर से ज़ाइकोव वैक्सीन ड्रग पदार्थ के उत्पादन और आपूर्ति के लिए शिल्पा मेडिकेल आर्म के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कंपनी ने एक फाइलिंग में कहा कैडिला वैक्सीन के भरने, पैकेजिंग, वितरण और विपणन के लिए जिम्मेदारी होगी। तो इसी के साथ आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों की समाप्ति होती है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और कमेंट करते हुए इसे शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।